हेलो एवरीवन। क्लास 12 हिंदी कोर का ये देखिए चैप्टर 11 है जैनेन्द्र कुमार। इनका गद्यखंड है बाजार दर्शन। तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा ये जो कहानी है बाजार दर्शन, इसका प्रश्नोत्तर हम लेकर आए हैं। तो आइए पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो इसका उत्तर देखिए। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है। बाजार के इसी आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीज़ों को आवश्यकता न होने पर भी खरीदने के लिए लालायित हो जाता है। इसी मोहजाल में फंसकर वह ऐसी गैर जरूरी वस्तुएं खरीद लेता है जो कुछ समय बाद घर के किसी कोने की शोभा बढ़ाती है। परंतु जब यह जादू उतरता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी थी, उल्टा वे तो उसके आराम में खलल डाल रही है। तो ये है पहला का आंसर। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो इसका उत्तर देखिए। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं का भली भांति ज्ञान है। वे उतना ही कामना चाहते हैं जितनी कि उन्हें आवश्यकता है। बाजार उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर पाता। वे केवल अपनी ज़रूरत के सामान के लिए बाजार का उपयोग करते हैं। वे खुले आंखें, संतुष्ट मन और मग्न भाव से बाजार जाते हैं। इसके बाद है कि भगत जी जैसे व्यक्ति समाज में शांति और व्यवस्था लाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों की दिनचर्या संतुलित होती है और ये बाजार के आकर्षण में फंसकर अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह और संचय नहीं करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों में होड़, अशांति के साथ महंगाई भी नहीं बढ़ती, अतः समाज में भी शांति बनी रहती है। इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, बाजारूपन। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। तो इसका उत्तर देखिए। उत्तर है, बाजारूपन से तात्पर्य ऊपरी चमक दमक से है। जब सामान बेचने वाले बेकार की चीज़ों को आकर्षक बनाकर मनचाहे दामों में बेचने लगते हैं, तब बाजार में बाजारूपन आ जाता है। इसके अलावा धन को दिखावे की वस्तु मानकर व्यर्थ में उसका दिखावा करने वाले ग्राहक भी बाजार में बाजारूपन लाने में सहायक होते हैं। जो विक्रेता ग्राहकों का शोषण नहीं करते और छल कपट से ग्राहकों को लुभाने का प्रयास नहीं करते, साथ ही जो ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदते हैं, वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इस प्रकार विक्रेता और ग्राहक दोनों ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं की ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति करने में ही बाजार की सार्थकता है। तो ये रहा तीसरा का आंसर। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। तो इसका उत्तर होगा, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि आज हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र
पढ़ाई, आवास, राजनीति, धार्मिक स्थल आदि सभी में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर होने वाले विभिन्न भेदभाव देखते हैं। किंतु बाजार इस विचारधारा से अलग होता है। बाजार को किसी लिंग, धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं होता है। वह हर एक के लिए खुला होता है। उसके लिए तो हर कोई केवल और केवल ग्राहक है, जहां लोग आकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो बाजार एक प्रकार की सामाजिक समता की रचना करता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न है, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें। जैसे है क प्रश्न है, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ है तो इससे संबंध में समाज से संबंधित प्रसंग का उल्लेख करना है। तो उत्तर होगा, जब बड़ा से बड़ा अपराधी अपने पैसे की शक्ति से निर्दोष साबित कर दिया जाता है तब हमें पैसा शक्ति के परिचय के रूप में प्रतीत होता है। इसके बाद आइए ख पॉइंट की ओर। जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, ठीक है, तो इसका ख का उत्तर होगा, असाध्य बीमारी के कारण मृत्यु के निकट पहुँचे हुए व्यक्ति के आगे पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। जब समय और भाग्य प्रतिकूल हो तब भी पैसा काम नहीं आता। पाठ के आसपास देखिए, पहला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। जैसे है, यहाँ पर कुछ पॉइंट है। क्वेश्चन में है कि मन खाली हो। ख क्वेश्चन है, मन खाली न हो। ग क्वेश्चन है, मन बंद हो। घ प्रश्न है, मन में नकार हो। ठीक है, तो हम एक एक करके चलते हैं। क प्रश्न है, मन खाली हो। ठीक है, तो मन खाली हो जब मैं केवल यूं ही घूमने की दृष्टि से बाजार जाती हूँ तो न चाहते हुए भी कई सारी महंगी चीज़ें घर ले आती हूँ और बाद में पता चलता है कि इन वस्तुओं की वास्तविक कीमत तो बहुत कम है और मैं केवल उनके आकर्षण में फंसकर इन्हें खरीद लाई। ठीक है, तो मन खाली होने के बाद है। फिर है ख पॉइंट है कि मन खाली न हो। ठीक है, जब मन खाली न हो तो एक बार मुझे बाजार से एक लाल रंग की साड़ी खरीदनी थी तो मैं सीधे साड़ी की दुकान पर पहुंची। उस दुकान में अन्य कई तरह के परिधान मुझे आकर्षित कर रहे थे, परंतु मेरा विचार पक्का होने के कारण मैं सीधे साड़ी वाले काउंटर पर पहुंची और अपनी मनपसंद साड़ी खरीद कर बाहर आ गई। ये हुआ जब मन खाली न था तब। ग प्रश्न है, मन बंद हो। ठीक है, तो मन बंद हो तब क्या होता है? कभी कभी जब मन बड़ा उदास होता है तब बाजार की रंग बिरंगी वस्तुएं भी मुझे आकर्षित नहीं करती हैं। मैं बिना कुछ लिए यूं ही घर चली आती हूँ। कब? जब मन बंद हो। अब घ पॉइंट है, प्रश्न है कि मन में नकार हो। ठीक है, नकारात्मक बातें मन में आ जाता है तब क्या होता है? मन में नकार हो। तब एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझे चाइनीज वस्तुओं के बारे में कुछ इस तरह समझाया कि मेरे मन में उन वस्तुओं के प्रति एक प्रकार की नकारात्मकता आ गई। मुझे बाजार में उपलब्ध सभी चाइनीज वस्तुओं में कोई न कोई कमी दिखाई देने लगी। मुझे लगा जैसे ये सारी वस्तुएं अपने मापदंडों पर खरी नहीं हैं। जब मन में नकारात्मक भाव आ जाता है तब सभी में कुछ न कुछ कमी दिखने लगता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप समय को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं? तो इसका उत्तर होगा, बाजार दर्शन पाठ में कई प्रकार के ग्राहकों की चर्चा की गई है जो निम्नलिखित है। खाली मन और खाली जेब वाले ग्राहक, भरे मन और भरी जेब वाले ग्राहक, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले ग्राहक।
बाजारूपन, बढ़ने वाले ग्राहक, अपव्यय ग्राहक, भरे मन वाले ग्राहक, मितव्ययी और संयमी ग्राहक, इन सभी चीज़ों के बारे में लिखा गया है। मैं अपने आप को भरे मन वाला ग्राहक समझती हूँ क्योंकि मैं आवश्यकता अनुसार ये बाज़ार का रुख करती हूँ और जो मेरे लिए ज़रूरी वस्तुएं हैं वे ही खरीदती हूँ। ठीक है, इसके बाद आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नज़र आती है? तो इसका उत्तर होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले पॉइंट है मॉल की संस्कृति के बारे में। तो मॉल की संस्कृति में हमें एक ही छत के नीचे तरह तरह के सामान मिलते हैं। यहाँ पर आकर्षण ग्राहकों को सामान खरीदने को मजबूर कर देता है। इस प्रकार के बाज़ारों के ग्राहक उच्च और उच्च मध्यम वर्ग से संबंधित होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है सामान्य बाजार। ठीक है, तो सामान्य बाजार में लोगों के आवश्यकता अनुसार चीज़ें होती है। यहाँ का आकर्षण मॉल संस्कृति की तरह नहीं होता है। इस प्रकार के बाज़ारों के ग्राहक मध्यम वर्ग से संबंधित होते हैं। इसके बाद आते हैं अगला पॉइंट है हाट की संस्कृति। हाट की संस्कृति के बाज़ार एकदम सीधे और सरल होते हैं। इस प्रकार के बाज़ारों में निम्न और ग्रामीण परिवेश के ग्राहक होते हैं। इस प्रकार के बाज़ारों में दिखावा नहीं होता है। इसके बाद है अगला कि परचेजिंग पावर। ठीक है, तो परचेजिंग पावर हमें मॉल संस्कृति में ही दिखाई देता है क्योंकि एक तो उसके ग्राहक उच्च वर्ग से संबंधित होते हैं और मॉल संस्कृति में वस्तुओं को कुछ इस तरह के आकर्षण के साथ पेश किया जाता है कि ग्राहक उसके मुंह में फंसकर खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। दुकानदार कभी कभी ग्राहक की आवश्यकताओं का भरपूर शोषण करते हैं। जैसे कभी कभी जीवन उपयोगी वस्तुओं जैसे चीनी, गैस, प्याज, टमाटर आदि की कमी हो जाती है। उस समय दुकानदार मनचाहे दामों में इन चीज़ों की बिक्री करते हैं। ग्राहक भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं के कारण सब कुछ जानते हुए बाजार के शोषण का शिकार बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है स्त्री माया न जोड़ी। यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थिति वश है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती हैं? तो इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर होगा, यहाँ पर माया शब्द धन संपत्ति की ओर संकेत करता है। आमतौर पर स्त्रियां माया जोड़ती देखी जाती है परंतु उनका माया जोड़ने के पीछे अनेक कारण होते हैं। जैसे एक स्त्री के सामने घर परिवार को सुचारू रूप से चलाने की, बच्चों की शिक्षा दीक्षा की, असमय आने वाले संकट की, संतान के विवाह की, रिश्ते नातों को निभाने की जिम्मेदारियां आदि अनेक परिस्थितियां आती हैं जिनके कारण वे माया जोड़ती हैं। इसके बाद हम भाषा की बात से प्रश्न उत्तर हम लेकर आए हैं। पहला प्रश्न देखिए, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग भी अपना रूप बदलता रहता है। कभी औपचारिक रूप से आती है तो कभी अनौपचारिक रूप में। पाठ में से दोनों प्रकार के 3 उदाहरण छांट कर लिखिए। तो भाषा की बात से पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए औपचारिक रूप से। इसका उदाहरण होगा, पहला है उदाहरण है पैसा पावर है। दूसरा है बाजार में एक जादू है। तीसरा पॉइंट होगा एक बार की बात कहता हूँ। ठीक है, वहीं पर अनौपचारिक रूप का उदाहरण दिया गया है। पहला देखिए
बाजार है कि शैतान का जाल। दूसरा देखिए, उस महिमा का मैं कायल हूँ। तीसरा पॉइंट देखिए, पैसा उससे आगे होकर भीख मांगता है। इस प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक का रूप बदल करके उदाहरण दिया गया है। इसके बाद देखिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पाठ में अनेक वाक्य ऐसे हैं जहां लेखक अपनी बात कहता है, कुछ वाक्य ऐसे हैं जहां वह पाठक वर्ग को संबोधित करता है। सीधे तौर पर पाठक को संबोधित करने वाले 5 वाक्यों को छांटिए और सोचिए कि ऐसे संबोधन पाठक से रचना पढ़वा लेने में मददगार होते हैं। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर है कि पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, लू में जाना तो पानी पीकर जाना। तीसरा पॉइंट है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। चौथा पॉइंट होगा, परंतु पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए। पांचवा पॉइंट होगा, कहीं आप भूल न कर बैठिए। ठीक है, इस प्रकार से 5वां पॉइंट हो गया। यहीं से हम जैनेन्द्र कुमार का ये जो बाजार दर्शन है इसका प्रश्न यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।